नमस्कार। तो जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने बताया था, टीजीटी पीजीटी की जो हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है, इसमें आज अपने अगले लेक्चर के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के उन अन्य ग्रंथों के बारे में जिनसे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इससे पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि नागा हमने पिछली क्लासेस में ये सारी चीज़ें देखी थी कि धीरेन्द्र वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया था और जिसके नाम दिए थे आदिकाल और भक्ति काल और आधुनिक काल। ऐसे ही आपने पीछे क्लास में आदिकाल मध्यकाल और आधुनिक काल ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने नाम दिए थे। अब हम देखेंगे इतिहास संबंधी उन अन्य ग्रंथों के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। और पहला हमारा ग्रंथ आ जाएगा, उसका नाम होगा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। आप लोग पॉइंट के रूप में लिखते रहेंगे, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। अब इस ग्रंथ में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास में, हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के रूप में जो ग्रंथ आएंगे, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, वृहत इतिहास। अब इसमें देखेंगे हम हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो हमारा पहला ग्रंथ हो गया। ये अन्य ग्रंथ जो आएंगे इसमें सबसे पहला जिसे हमें अध्ययन करना है, ये काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रचारित किया गया था। आप लिख लेंगे इसको। पूछा जाता है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो आप बोलोगे काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित किया गया था। और इसने हिंदी साहित्य को 16 भागों में विभाजित किया था। इसने हिंदी साहित्य को 16 भागों में विभाजित किया तथा 16 भाषाओं में भी इसने हिंदी साहित्य को 16 भागों में विभाजित किया। हिंदी साहित्य को 16 भागों में तथा 16 भागों में तथा 16 भाषाओं में विभाजित किया। आप लिख लेंगे तथा 16 भाषाओं में, 16 भाषाओं में विभाजित किया, 16 भाषाओं में विभाजित किया। 16 भागों में, 16 भागों में तथा 16 भाषाओं में लिखेंगे। 16 भागों में तथा 16 भागों में तथा 16 भाषाओं में विभाजित किया, 16 भाषाओं में विभाजित किया। अब यहां से 2 क्वेश्चन आप क्लियर हो गए हैं कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित किया गया। इसमें हिंदी को, इसमें कर दीजिए, इसमें हिंदी साहित्य को 16 भागों में तथा 16 भाषाओं में, या वह लगा दीजिए, वह 16 भाषाओं में विभाजित किया गया। अब दूसरी जो बात आती है वो आएगी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। आप लोग पॉइंट से लिखते रहेंगे, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य के विवेचनात्मक इतिहास में हम लोग देखेंगे दूसरा हमारा ग्रंथ जो आ गया, हमारा दूसरा जो ग्रंथ हो गया, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अब आपने पहले देखा था हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इसको किसने लिखा, इसको किसके द्वारा संपादित किया गया था, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। अब आता है आपका हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसको सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था। इसको किसने लिखा था, सूर्यकांत
शास्त्री, सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था। पहली चीज आप याद ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था। अब हमारा अगला ग्रंथ आता है, अगला हमारा इतिहास ग्रंथ जो है उसमें आप बोलोगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास की बात आएगी, वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। डॉक्टर गणपति चंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या लिखा है, आपको एक साथ में ये सारी चीजें याद करते हुए भी चलना है। गणपति चंद्र गुप्त, और ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। कैसे याद रखेंगे, देखो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे वैज्ञानिक लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे गणपति की बात आ रही है, तो गणेश भगवान से ऐसे करके रिलेट करके थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। बाकी आप लोग समझदार हो, जब हम लोग बार बार इन चीजों का रिवीजन करेंगे तो चीजें अपने आप से समझ में आ जाएंगी, तब आपको कुछ भी फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फालतू की ट्रिक्स नहीं बनानी पड़ेगी। बट अभी के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हो गया डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। अब लिखोगे हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का अतीत। अगला जो हमारा इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का अतीत। अब ये दो भागों में हुआ था, इसका प्रकाशन किसमें हुआ था, दो भाग में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। इसका प्रकाशन किसमें हुआ था, दो भाग में हुआ था, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको लिखा था। किसको लिखा, इसको किसने लिखा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको लिखा था। तो अभी तक आपने देखा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसने लिखा था, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा यह संपादित किया गया था। फिर इसमें हिंदी साहित्य को 16 भागों में और 16 भाषाओं में विभाजित किया गया था। उसके बाद में आप देखोगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ये किसने लिखा था, आपका सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था। फिर उसके बाद में आप देखोगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा था। उसके बाद में आप देखते हो हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि दो भाग में प्रकाशित हुआ, और इसको किसने लिखा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब ये कैसे याद रखेंगे, पहली चीज आपने वृहद इतिहास में देख लिया था, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित किया गया था। उसके बाद विवेचनात्मक इतिहास, तो विवेचना की बात होगी, जब विवेचना, विवेचना की बात होगी, विवेचना की बात होगी तो हम सूर्य का ध्यान करेंगे, विवेचना की बात होगी तो सूर्य का ध्यान करेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही आप चीजों को 2 3 4 बार रिवाइज करोगे तो सूर्यकांत शास्त्री अपने आप दिमाग में आ जाएगा, विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। फिर आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो मैंने क्या बताया था, वैज्ञानिक गणपति, वैज्ञानिक गणपति, गणपति को गणेश से, गणेश जी वैज्ञानिक थे, ऐसा करके कुछ भी मान लो कि उनको सूंड लगी थी, कैसे चल रहे थे, वैज्ञानिक है क्या, ठीक है। फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो दो भागों में लिखा गया, ये किसने लिखा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, इसको कैसे याद रखोगे, तो अतीत की बात जब करोगे तो विश्व के ही अतीत की तो बात करोगे, किसका अतीत होता है, हमारा आपका अस्तित्व क्या है, तो विश्व के अतीत। ऐसे हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का अतीत, ये दो भागों में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग आगे की स्लाइड में चलेंगे, इसको कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे, आपने देख लिया वृहद इतिहास, अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत आपने देख लिया। अब हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, अगली पुस्तक आएगी आपका हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन।
हिंदी मेरे साथ में लिखते रहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब ये बात हो जाती है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन की। अभी आपने उसके पहले वृहद इतिहास देखा था, उसके पहले आपने विवेचनात्मक इतिहास देखा था। अब इतिहास दर्शन ये भी दो भाग में होगा, ये ध्यान रखेंगे, दो भाग में होगा, ये दो भाग में होगा। और इसको कौन करेगा आके, तो आएंगे नलिन विलोचन शर्मा, याद आएंगे आपके नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, ये आप लिख दोगे। ये हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, किसने लिखा, दो भाग में था, नलिन विलोचन शर्मा ने। दर्शन की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे, नलिन की बात कर लेंगे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, दर्शन नलिन, नलिन दर्शन, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे आप देखोगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आपने देख लिया, उसके आगे की जो कहानी होगी उसमें आप क्या करोगे, अब आपको चीजों को रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए देखो क्या कर सकते हो आप, चलो पहले और लिख लेते हैं, उसके बाद में हम रिवीजन आपको बताते हैं कि कैसे कैसे रिवीजन हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य, एक आता है हमारा हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में बात होगी। हिंदी भाषा और साहित्य। अब ये जो हमारा ग्रंथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक की नहीं बात होगी, यहाँ पे हम तीन ग्रंथ लिखेंगे। एक लिख लिया आपने हिंदी भाषा और साहित्य। अब हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अभी इसके राइटर का नाम मत लिखिए, दूसरा ग्रंथ आप लिख लीजिए हिंदी भाषा का विकास। आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि अब इसके रचनाकार, इसके ये इतिहास लेखक कौन होंगे। हिंदी भाषा का विकास ये किसने लिखा होगा, ये दूसरा हो गया। और तीसरा भी इसी में आएगा, हिंदी भाषा और इतिहास आ गया, हिंदी भाषा का विकास आ गया, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। और इन तीनों के लेखक हो जाएंगे बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। ध्यान रखना है आपको, ये तीनों जो ग्रंथ लेखन थे ये किसने लिखा था, बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो हिंदी भाषा और इतिहास के बारे में बात करो, या फिर हिंदी भाषा का विकास और हिंदी कोविद रत्नमाला, इन सब के लेखक आपके हो जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। और ये बहुत, अब ये हिंदी कोविद रत्नमाला है, आप इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये देख लीजिएगा कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हिंदी कोविद रत्नमाला नामक इतिहास ग्रंथ को किसने लिखा था। अब आता है आधुनिक हिंदी, इसके बाद में कुछ और है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए यहाँ पे आधुनिक, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की जब बात आएगी तो इसको कौन लिखेंगे, जैसे इसमें आपने देख लिया ये तीन हो गए, कौन से, हिंदी भाषा इतिहास, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी कोविद रत्नमाला। और इसके कौन हो जाते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास। ऐसे ही इसके हो जाएंगे कृपाशंकर शुक्ला, कृपाशंकर शुक्ला, कृपाशंकर शुक्ल बोलते हैं, कृपाशंकर शुक्ल। तो कृपाशंकर शुक्ल हो गए। अब आप देखोगे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, तो कृपाशंकर शुक्ल ने लिखा था, ये याद रखना है आपको। इसके आगे आप सीधा सीधा यही एक पुस्तक और भी है, हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, सेम नाम से सेम टाइटल के साथ में जो पुस्तक लिखी गई है उसको लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी, ठीक है, इसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी लिखा है, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन
सिंह ने भी लिखा है। अब आपने देखा क्या क्या देखा है, देखो हिंदी भाषा और इतिहास बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा का विकास बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी को विद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास। अब आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास और आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, ये दोनों सेम टाइटल से हैं। एक हो गए कृपाशंकर शुक्ल और दूसरे हो गए डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इनकी ये जो डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है, ये बहुत, डॉक्टर बच्चन सिंह का जो इतिहास ग्रंथ है ये बहुत ज्यादा ही फेमस है, बहुत ज्यादा। इसके बाद में सुमन राजे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास ग्रंथ आएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। मैं इसको इंपॉर्टेंट बना दे रहा हूं थोड़ा सा। हिंदी साहित्य का हिंदी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब ये किसने लिखा था, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था सुमन राजे। किसने लिखा है, सुमन राजे, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, तो सुमन राजे ने लिखा है, सुमन राजे ने। अब राजा की बात कर रहे हैं, आधा इतिहास लिख रहे हैं, ऐसे करके कोई ट्रिक बना के आप लोग अपने दिमाग में ये चीजों को बैठा सकते हो। देखो पहले हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमें उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमें पहले ही मास्टर नहीं बन जाना है, पहले हमें एग्जाम क्रैक करने की रणनीति पता होनी चाहिए। उसके बाद में मास्टर तो आप तब बनोगे जब आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो पहले ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखेंगे कि आधा इतिहास राजे, सुमन राजे आधा इतिहास, एक साथ में याद हो गया। उसके बाद में आओगे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अब हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास की बात होगी तो हो जाएंगे ये विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। अब देखो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हो गए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और अभी इसके पीछे आपने पढ़ा था, जब मैंने बताया था आपको विश्व वाली बात, और विश्व वाली बात मैंने बताया था हिंदी साहित्य का अतीत, तो मैंने कहा था अतीत एक इंसान का नहीं होता है, ये तो पूरे विश्व का होता है। तो अब आपके दिमाग में दो आ जाएंगे भैया, हिंदी साहित्य का अतीत जो दो भाग में आया था उसका था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लेकिन यहाँ पे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की बात करेंगे, और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कौन लिखेगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। दिमाग में आ रही चीजें, अतीत की बात थी तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गए थे, संक्षिप्त इतिहास की बात हो गई त्रिपाठी जी हो गए, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी। अब उसके आगे देख लेंगे, उसके आगे देख लेंगे, उसके आगे आएगा हिंदी साहित्य की कहानी, हिंदी हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की कहानी। तो हिंदी साहित्य की कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी इसको लिखेंगे आपके प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे लिखेंगे हिंदी साहित्य की कहानी। अब मेरे साथ में आप दो तीन बार बोलोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखी थी, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे हिंदी साहित्य की कहानी। ऐसे करके दो तीन बार आप पढ़ेंगे, आपको खुद ही से चीजें याद होने लगेंगे। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श। अब ये जब कहानी आएगी हिंदी साहित्य विमर्श की, तो हिंदी साहित्य का विमर्श लिखेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी।
पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, याद रहेगा, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी याद रहेगा। ठीक है, अब आता है आधुनिक साहित्य, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना आ जाती है आधुनिक साहित्य। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको और ठीक से दिख पाए। ठीक है, तो आधुनिक साहित्य की बात करेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी जी लिखेंगे आधुनिक आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य। और ये कौन लिख देगा? नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी जी लिखेंगे आपका आधुनिक साहित्य। तो भैया आधुनिक साहित्य कौन लिखेगा? नंद दुलारे वाजपेयी जी लिखेंगे। अब आप देखोगे तो आपको लगभग चीजें तैयार हो चुकी होंगी। देखो जैसे कि आपने देखा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ सारा कुछ। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जब आप देखा था तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 2 भाग में लिखा था और नलिन विलोचन ने लिखा था। मैंने कहा था दर्शन नलिन, ऐसे करके याद कर लेंगे। फिर हिंदी भाषा और इतिहास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी कोविद रत्नमाला, इन तीनों के आपके कौन हो जाएंगे? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास इस तीनों रचनाओं के, तीनों ग्रंथों के लेखक हो जाएंगे। तो हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा और इतिहास, हिंदी भाषा का विकास, और ये जो आती है रचना हिंदी कोविद रत्नमाला, ये हो गए बाबू श्याम सुंदर दास। उसके बाद में आ जाओ आप तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आपने देखा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इसके हो जाते थे कृपाशंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृपाशंकर शुक्ल। ऐसे 2-3 बार आप बोलोगे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपके दिमाग में ही कृपाशंकर शुक्ल। ठीक है, फिर ऐसे ही आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, जो किताब मूल किताब है हमारी पीजीटी अभ्यर्थियों के पास में, पीजीटी अभ्यर्थियों के पास में ये किताब ऑलमोस्ट पाई ही जाती है। फिर देखेंगे हम हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था? राजे सुमन राजे ने लिखा था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। फिर आता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो संक्षिप्त में आ जाते हैं आपके विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी आपके हो जाते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। फिर आती है हिंदी साहित्य की कहानी, और कहानी के हो जाते हैं प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। फिर आता है हिंदी साहित्य का विमर्श, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। और अंत में आता है आपका आधुनिक साहित्य, और इसके हो जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। ये हमारे कुछ ऐसे इतिहास ग्रंथ हैं जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इनको आपको ठीक से सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेनी है। ये पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा। उसके बाद में आगे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखी थी, तो आपको बोलना होगा कि प्रभाकर माचवे ने लिखी थी। आपसे पूछा जाएगा आधा इतिहास तो आप सुमन राजे बोल देंगे। हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पूछा जाएगा तो आप कृपाशंकर बोल देंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा संक्षिप्त इतिहास तो संक्षिप्त में आप विश्वनाथ त्रिपाठी जी को बोल देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी, तो आप प्रभाकर माचवे बोल देंगे। मुझे लगता है लगभग चीजें याद हो जा रही होंगी। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अब हमने जो इतिहास ग्रंथों को तो देख लिया है, अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा। नया टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, बिना टाइम हुए देख ले, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण। आप क्या देखने वाले हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण कैसे हुआ था। तब हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण, जैसे आप सुनते हो ना भक्ति काल, चारण काल, आधुनिक काल, मध्यकाल, तो आप यहाँ से चीजें क्लियर करेंगे कि किसने कौन सा नाम दिया था। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण, नामकरण से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बनते हैं कि भक्ति काल को क्या क्या कहा गया, क्यों कहा गया, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो अभी आ गया हिंदी साहित्य में नामकरण। तो अब सबसे पहली चीज में ये आप हेडिंग बना लीजिए अपनी कॉपी पे। अब नोट करेंगे जो मैं नोट करा रहा हूँ,
तो सबसे पहले भक्ति काल डाल दीजिए ऊपर। सबसे पहले क्या डाल देंगे? भक्ति काल। भक्ति काल। अब आप देखोगे भक्ति काल को लोगों ने क्या क्या कहा है, किस लेखक ने भक्ति काल को कौन सा नाम दिया है, इसको हेडिंग बना लेंगे। और सबसे पहले आपने जब पढ़ा था तो जॉर्ज गियर्सन महोदय के 11 कालखंडों में विभाजन के बारे में बात हुई थी, आपको याद होगा। तो उन्होंने भक्ति काल को क्या कहा था, आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा था चारण काल। तो यहाँ पे लिख दीजिए नाम, यहाँ पे लिख दीजिए नाम, और यहाँ पे लिख दीजिए, इधर नाम डाल दिया आपने, नाम लिखते ही रहिए सीधे सीधे, क्या मतलब है। देखो सबसे पहले आप देखोगे चारण काल। तो चारण काल किसने कहा था, आपको पता हो गया। जब 11 कालखंडों में विभाजन की बात आई थी तो जॉर्ज गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को चारण काल कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन महोदय ने। जॉर्ज गियर्सन महोदय, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को चारण काल की संज्ञा दी थी, आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद में आओगे तो आरंभिक काल किसने कहा था? आरंभिक काल, आरंभिक काल, आरंभिक काल मिस्र बंधु ने कहा था। मिस्र बंधु ने, मिस्र बंधु ने क्या कहा है इसे? आरंभिक काल। आरंभिक काल की सीधे सीधे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चारण काल को जॉर्ज गियर्सन ने, भक्ति काल को, चारण काल किसको कहा है? तो भक्ति काल को कहा है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भक्ति काल को जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा है, तो उत्तर हो जाएगा चारण काल। भक्ति काल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी है? मिस्र बंधु। भक्ति काल को आरंभिक काल की संज्ञा दी है मिस्र बंधु ने। भक्ति काल को चारण काल की संज्ञा दी है जॉर्ज गियर्सन महोदय ने। उसके बाद में आप देखोगे तो वीर गाथा काल आपने बहुत सुना होगा, वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल, वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी थी, आपको पता होना चाहिए। तो वीर गाथा काल की संज्ञा जो दी गई थी ये और कोई नहीं बल्कि हमारे महावीर नहीं, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी थे। रामचंद्र शुक्ल। अच्छा बीच में बताइए आप, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी संज्ञा दी थी भक्ति काल को? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ये आंसर कीजिए। तो वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। उसके बाद में आ जाता है बीजवपन काल। बीजवपन काल, बीजोपन काल, बीजोपन काल की संज्ञा किसने दी थी? तो अभी मैंने आपसे जो पूछा था डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था? बीजोपन की संज्ञा दी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था? बीजोपन की संज्ञा दी थी। तो अभी आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, चारण काल जॉर्ज गियर्सन महोदय ने, आरंभिक काल मिस्र बंधु, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसके आगे की बात करते हैं हम, ये समझ में आ गया इतना? चारण काल, आरंभिक काल, वीर गाथा काल, बीजोपन, जॉर्ज गियर्सन, मिस्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में आप देखोगे तो आएगा आदिकाल के बारे में। जैसे बीजोपन काल तो आपने देख लिया, अब आपने देखा होगा भक्ति काल को आदिकाल की भी संज्ञा दी जाती है। तो भक्ति काल को आदिकाल किसने कहा था? भक्ति काल को आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल को आदिकाल किसने कहा था? आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, भक्ति काल को आदिकाल की संज्ञा दी थी। अब आता है सिद्ध सामंत काल। अगला क्या है? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आता है। राहुल सांकृत्यायन, ये कौन, ये क्या देंगे संज्ञा? ये संज्ञा देंगे सिद्ध सामंत काल। अब आता है संधि काल व चारण काल, ये आप पढ़ चुके हो।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा को पढ़ा रहे थे पीछे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भक्ति काल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी थी। तो संधि काल और चारण काल यहाँ पे लिख लीजिए, संधि काल एवं चारण काल, भक्ति काल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा किसने दी थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर आपको याद हो तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। चारण काल जॉर्ज गियर्सन महोदय, आरंभिक काल मिश्र बंधु वीरगाथा रामचंद्र शुक्ल बीजोपन महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतैन, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है, संधि काल और चारण काल। इतना समझ में आ गया है। अब उसके बारे में बात करते हैं आगे, संधि काल और चारण काल के बारे में जब बात आएगी तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। अब आ जाएगा प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल आ जाएगा तो डॉक्टर गणपति, गणपति, डॉक्टर गणपति, डॉक्टर गणपति चंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जैसा अभी आप पीछे देख रहे थे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या किया, भक्ति काल को प्रारंभिक काल की संज्ञा दे दी। उसके बाद में आप देखोगे वीर काल किसने कहा, वीर काल, वीर काल किसने कहा, तो आप देखोगे वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है, वीर काल कहा है। अब देख लो, वीर विश्वनाथ प्रसाद, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, संधिकाल चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत राहुल शंकरतैन, आदिकाल। जब मैं जितनी बार बोल रहा हूँ, जब मैं मेहनत इतनी कर सकता हूँ, आप लोगों को भी करना है। एग्जाम आपका है, आपको थोड़ी सी सिंसियरिटी के साथ में तैयारी करनी है। ये नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, यहीं पे आपको अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम ना निकालना पड़े, कम से कम एक बार यहाँ पे याद हो जाए और सिर्फ रिवीजन का टास्क आपका बचे। फिर इसके बाद में अभी पढ़ते हैं, तब क्या हो जाएगा। अब हमने देखा चारण काल, ये सब देख लिया, वीर काल हमने देख लिया। वीर काल को किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कह दिया। फिर आता है अपभ्रंश काल, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पूछा जाएगा अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल। तो अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी थी, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, पीछे भी पढ़ चुके हैं जिन्होंने 3 कालों में विभाजित किया था, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भक्ति काल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है, पिछले प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपभ्रंश काल के बारे में बात हो गई है। अब आता है हमारा आदिकाल, आदिकाल, और आदिकाल को लेकर के हम बोल देंगे कि रामाशंकर शुक्ल ने कहा है, रामाशंकर शुक्ल को बताओ क्या कहा जाता था, आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है कि रामाशंकर शुक्ल को क्या कहा जाता था, किस उपनाम से संबोधित किया जाता था। तो इनका नाम था रसाल, रसाल, रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल का क्या नाम था, उपनाम रसाल। इन्होंने क्या बोला है भक्ति काल को, आदिकाल। और फिर आता है आधार काल, ये अंतिम है, आधार काल। और इस आधार काल के नाम से किसने संबोधित किया है, सुमन राजे, सुमन राजे ने, सुमन राजे ने आधार काल के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, अब हम क्विकली एक बार रिवीजन कर लेंगे, सारी चीजों का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें रिवीजन अगर हम नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। सिर्फ हमें नोट्स नहीं बनाने, हमें चीजों को याद भी करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने आपसे अभी क्या बताया था, सबसे पहले मैंने कहा चारण काल, चारण काल में कौन आ गया, चारण काल में कौन आ गया, चारण काल की संज्ञा देंगे जॉर्ज गियर्सन महोदय, जॉर्ज गियर्सन महोदय, जॉर्ज गियर्सन महोदय किसकी संज्ञा दे देंगे,
चाण काल की। फिर आता है आरंभिक काल। आरंभिक काल कौन बोलेगा? मिस्र बंधु बोलेंगे आरंभिक काल। फिर है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कौन बोलेगा? तो रामचंद्र शुक्ल जी बोलेंगे वीर गाथा काल। फिर आता है बीजोपन काल। बीजोपन काल कौन बोलेगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन। संधिकालीन चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संधिकाल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आप देखा। अब इसके आगे का हम देखेंगे तो प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल। उसके बाद में वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है? अपभ्रंश काल। रिवीजन जिस तरह से करा रहा है, अगर आप ठीक से रिवीजन करेंगे सारी चीजें यहीं पे तैयार हो जाएंगी, यहीं आज की क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप लोग इस ऐसा मान के इसको पढ़ते रहिए। अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है भक्ति काल को। फिर आता है आदिकाल, और आदिकाल कहा है रामशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, और इनको क्या बोला जाता है? रसाल। ठीक है। उसके आगे आप जब पढ़ोगे, उसके आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे आधार काल, और आधार काल पे कौन हो जाएगा? आधार काल पे हो जाएंगी सुमन राजे। सुमन राजे क्या हो जाएंगी? आधार काल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसने क्या क्या बोला है, कि किसने किस नाम से संबोधित किया है। तो पहले चारण काल देख लिया आपने, फिर आरंभिक काल देखा, फिर वीरगाथा काल, बीजोपन काल, आदि काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, आदि काल, आधार काल। ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरी ये बात मान लीजिएगा और इनको ठीक से रख लीजिए। इनको कहीं ना कहीं लर्न करेंगे तो आपको, अब इनके बारे में हम बात करेंगे तो नामकरण के बारे में बात करेंगे। तो भक्ति काल का नामकरण कैसे किया गया था? भक्ति काल का, ये तो हुई किसने क्या संज्ञा दी थी। अब आता है भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल का नामकरण, भक्ति काल का नामकरण, भक्ति काल का नामकरण, ये हेडिंग डाल लीजिए आप। पीछे आपने देख लिया कि किसने किसको किस नाम से संबोधित किया भक्ति काल को, अलग अलग नामों से। ठीक है। अब भ्रंश काल किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी आपको बताया गया था। तो भक्ति काल का नामकरण की जब बात आती है तो मिस्र बंधु ने इनको क्या कहा था, अभी पढ़ा आपने, मिस्र बंधु। मिस्र बंधु ने इनको क्या कहा, ये पूछा जाता है। तो ये मिस्र बंधु जो कहेंगे वो आ जाएगा आपका माध्यमिक काल। मिस्र बंधु क्या बोलेंगे? माध्यमिक काल। माध्यमिक काल मिस्र बंधु बोलेंगे इसको माध्यमिक काल। उसके बाद में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल क्या बोलेंगे? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी क्या बोलेंगे इसको? उन्होंने ही नाम दिया है भक्ति काल। भक्ति काल। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का आ जाता है नाम, तो भक्ति काल आ जाता है। फिर आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस नाम से संबोधित करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी संबोधित करेंगे आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के नाम से कौन संबोधित करेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। याद रखेंगे, मिस्र बंधु ने माध्यमिक काल कहा है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल कहा है। उसके बाद में आ जाता है गणपत चंद्र गुप्त, जिनके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। तो गणपति चंद्र गुप्त, गणपति गणपति चंद्र गुप्त। अब गणपत चंद्र गुप्त जी इसको क्या बोलेंगे, तो आप लिख दोगे पूर्व मध्य काल। इन्होंने सेम ही बोला है जैसा उन्होंने बोला है, तो आप क्या बोलोगे? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, ये आपने देख लिया। मिस्र बंधु माध्यमिक काल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्व मध्य काल, गणपत चंद्र गुप्त पूर्व मध्य काल। ये था सब भक्ति काल के बारे में। हमने देखा भक्ति काल को किन
लेखकों ने किस नाम की संज्ञा दी है? अपभ्रंश काल किसने कहा है? भक्ति काल को चारण काल किसने कहा है? संधि काल किसने कहा है? ये सारी डिटेल हमने ली। फिर हमने देखा कि उसका नामकरण में मिश्र बंधु ने क्या नामकरण किया है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया है। ऐसे ही हमने देखा कि जो हमारे गणपत चंद्र गुप्त थे, इन्होंने भी पूर्व मध्यकाल कहा है। फिर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने भक्ति काल कहा है, और मिश्र बंधु ने इनको माध्यमिक काल कहा है। ये तीनों पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो भक्ति काल के बारे में यहीं पर बात खत्म हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के बाद में रीतिकाल। रीतिकाल का भी नामकरण अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से किया है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल, रीतिकाल का नामकरण। तो रीतिकाल का नामकरण की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो आएगा आपका, सबसे पहला नाम जो आएगा, तो सबसे पहला नाम आप लिख दोगे कि गियर्सन महोदय ने ही क्या कहा था, क्योंकि सबसे पहला नाम उन्हीं का आएगा ना, जिन्होंने सबसे पहले लिखा होगा। तो गियर्सन महोदय थे ना, सबसे पहले घर्षणदासी, फिर गियर्सन महोदय, याद होगा सब कुछ। उन्होंने कितने भाग में प्रकाशित करवाया, 1839 में कौन सा भाग था, 47 में कौन सा भाग था, दूसरा संस्करण कब आया, कितने कवियों को जगह दी थी गियर्सन महोदय ने। गियर्सन महोदय ने क्या जो इतिहास था उसमें कौन सी कमी रही थी, तो आपने देखा था उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए उसको वास्तविक इतिहास वो माना जाता है, बट ये कमी भी स्वीकार करी जाती है। तो ऐसे ही सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन महोदय के बारे में देखोगे तो गियर्सन महोदय इनको क्या बोलेंगे, गियर्सन महोदय बोलेंगे रीतिकाल बोलेंगे। गियर्सन महोदय रीतिकाल बोलेंगे। गियर्सन महोदय बोल देंगे रीतिकाल। उसके बाद में गियर्सन के बाद में आप देखोगे तो मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधु आए थे, मिश्र बंधु ने क्या कहा था, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु ने बोला था अलंकृत काल। अलंकृत काल, अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी, मिश्र बंधु ने। तो गियर्सन महोदय ने रीतिकाल, गियर्सन महोदय ने रीतिकाल बोला है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल बोला है। अब उसके आगे जब देखेंगे तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल आएंगे ना, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो बोला है, उन्होंने भी रीतिकाल नाम दिया था, याद रखना है आपको, रीतिकाल नाम दिया था। जो गियर्सन महोदय ने नाम दिया रीतिकाल, और रामचंद्र शुक्ल महोदय ने भी रीतिकाल ही नाम दिया। उसके बाद में आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या कोई बता सकता है विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने किस नाम से संबोधित किया था, विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने किस नाम से रीतिकाल को संबोधित किया था, तो आपने बहुत सुना होगा श्रृंगार काल। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तो ये कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार काल। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो जाएगा श्रृंगार काल। गियर्सन का रीतिकाल, मिश्र बंधु अलंकृत काल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, फिर आ गए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, श्रृंगार काल। अब उसके बाद में आ जाइए आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, इन्होंने रीतिकाल को, रीतिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर मध्यकाल माना था, उत्तर मध्यकाल माना था, उत्तर मध्यकाल माना था। अब इसको याद करने के लिए रटना नहीं है, आपको कुछ सीखना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आप देखोगे तो उन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा था, और भक्ति काल के बाद में आ गया रीतिकाल, तो इसको उत्तर मध्यकाल बोल देंगे। भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकाल कहा था, भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल कहा था, तो रीतिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर मध्यकाल कहेंगे। रीतिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर मध्यकाल कहेंगे। उसके बाद में आ जाता है गणपत चंद्र गुप्त, अभी आपने पीछे देखा था। तो गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त महोदय जब आएंगे और ये बोल देंगे, गणपत चंद्र गुप्त महोदय अपकर्ष काल बोल देंगे, बोल देंगे अपकर्ष काल। रीतिकाल को क्या बोल देंगे, ये अपकर्ष काल बोल देंगे,
अपकर्ष काल बोल देंगे। कौन बोल देगा? गणपत चंद्र गुप्त महोदय अपकर्ष काल बोल देंगे। उसके पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर मध्यकाल कहा था। अब बात आती है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल, जिनको क्या बोला जाता था? अभी पीछे बताया था मैंने, रसाल कहा जाता था, रसाल कहा जाता था। और इनको इन्होंने क्या कहा है? कलाकाल कहेंगे। ये क्या कहेंगे? कलाकाल, कला काल। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन में देता हूं कि बताओ आप, अंधकार काल किसने कहा था? अंधकार काल किसने कहा था? क्या आप बता सकते हो कि अंधकार काल किसने कहा था? रीतिकाल को। रीतिकाल को अंधकार काल क्यों कहा गया था और किसने कहा था? कि अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप समझ लीजिए कि अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ महोदय ने कहा था। कमल कुल श्रेष्ठ महोदय ने कहा था। कमल कुल श्रेष्ठ महोदय ने अंधकार काल के नाम से रीतिकाल को संबोधित किया। आप आपके लिए रिवीजन का टाइम है, ये हम बताते हैं जो यहाँ पे कैसे याद हो जाएगा। देखो, गियर्सन ने तो रीतिकाल कहा। गियर्सन ने क्या कहा? रीतिकाल। गियर्सन ने रीतिकाल ही कहा था। मिस्र बंधु ने अलंकृत काल बोला है। मिस्र बंधु ने अलंकृत काल ही बोला है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी बोलेंगे रीतिकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी रीतिकाल बोलेंगे। तो गियर्सन और राम कुमार वर्मा जी रीतिकाल बोल रहे हैं। फिर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद सिंह। विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी श्रृंगार काल बोल देंगे। विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी श्रृंगार काल बोल देंगे। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हमें देखा था उत्तर मध्यकाल बोल देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर मध्यकाल बोलेंगे। ऐसे ही गणपत चंद्र गुप्त जी अपकर्ष काल बोलेंगे। और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी कला काल बोलेंगे। और लास्ट में आते हैं आपके, लास्ट में आते हैं जो कमल कुल श्रेष्ठ महोदय, ये रीतिकाल को आप बोल देंगे अंधकार काल। रीतिकाल को कमल कुल श्रेष्ठ महोदय ने अंधकार काल बोला। अच्छा देखो कैसे याद करना, कमल कुल श्रेष्ठ, कमल कुल श्रेष्ठ और यहाँ पे अंधकार। श्रेष्ठ अंधकार दोनों अपोजिट हैं, याद रहेंगे। अब चलो इसको भी देखो याद करके बात करते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल, जब रसाल आए तो कलाकाल, रसाल कलाकाल, रसाल कलाकाल। गणपति, गणपत चंद्र गुप्त आपने देख लिया था अपकर्ष काल इन्होंने कहा था। तो इसको गणपति अपकर्ष, ऐसे 2-3 बार बोलिए, गणपति अपकर्ष, गणपति अपकर्ष। अब गणपति भगवान को तो कीर्ति का कीर्ति के नाम से संबोधित किया जाता है, उनका यश इतना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपकर्ष कर दिया। अपोजिट करके नाम याद रख सकते हो। ये जो निमोनिक ट्रक होती है इसको आप ध्यान में रखेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो यहाँ पर भी विश्वनाथ विश्व के नाथ हैं, वो श्रृंगार के देवता माने जाएंगे क्योंकि आजकल श्रृंगार का बोलबाला चल रहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, इनको तो पता ही है, तो मैं रीत काल बोलेंगे। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल बोला था। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल बोला था। तो मिश्रा जी ने भी अलंकृत काल बोला था। मिश्रा जी ने भी। और श्रृंगार कौन बोलेगा? विश्वनाथ प्रसाद सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उत्तर मध्यकाल बोल रही थे। गणपत चंद्र गुप्त अपकर्ष काल बोल देंगे। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी कलाकाल बोल देंगे। कमल कुल श्रेष्ठ महोदय अंधकार काल बोल देंगे। कमल कुल श्रेष्ठ महोदय अंधकार काल बोल देंगे। तो कैसी लगी, कैसी लगी क्लास आपको? मैंने पूरी मेहनत करी है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इसके तुरंत बाद हम एमसीक्यू सीरीज लेके आ जाएंगे। एमसीक्यू सीरीज में चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यहीं पे करेंगे सारे क्वेश्चन। जब एक क्वेश्चन आपसे 10 बार पूछा जाएगा तब तो याद होगा ना, तब भी कोई कंफ्यूजन होगी? तब तो याद होगा। जब 20 बार वही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने घूमेगा तब भी कोई प्रॉब्लम होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब 20 बार आप क्वेश्चन करोगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल कहा था, 20 जगह ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, दिमाग में छप जाएगा। कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहे हैं पॉइंट टू पार्ट पढ़ा रहे हैं, बस इन पॉइंट्स को नोट करना है, इनको देख लेना है एक बार, अलग से कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बने, हर बार बने हैं, आगे भी बनेंगे और इन्हीं से बनेंगे। सिलेबस आपका कोई यहाँ से नहीं दे दिया जाएगा कि आपके पास बुक ये है, आपका कंटेंट ये, आपको वहां से कुछ भी ऊपर से उठा के सिलेबस नहीं बना दिया जाएगा। यही सिलेबस होगा, यही तैयारी होगी, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। बट अगर आपने आज मेहनत करी है
तो एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपने मेहनत से जी चुराया है तो आपको डर लगेगा परीक्षा में बैठने से, आप घबराए हुए महसूस करोगे, और वो सिचुएशन, वो कंडीशन ना बने इसके लिए आप आज जग जाइए। जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको ठीक से नोट कर लीजिए, उसको न अगली क्लास से एक बार पहले बस उसको रिवीजन करके 5 मिनट में रिवीजन करके अगली क्लास देख लीजिए। अगली क्लास में जो बताया जाए फिर से तीसरे दिन पढ़ने बैठते हो, 2 दिन का जो रिवीजन करके तीसरी क्लास में बैठ जाओ। इससे क्या होगा, आपको सारी चीजें लाइन टू लाइन क्रम वाइज सब याद होगा, एक साथ में याद होगा। आप यकीन मानो, जब भी आप अगले दिन टारगेट बनाओ पढ़ने का, जब भी बैठने जाओ तो पिछले दिन आपने जो भी पढ़ाई करी है उसको एक बार रिवीजन कर लो। पहले हो सकता है जैसे मान लो आपने आज 10 पेज पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी सब्जेक्ट में आपने 10 पेज पढ़ लिए। अब अगले दिन जब आप पढ़ने बैठो तो नए 10 पेज पढ़ने के बजाय पहले इन 10 पेज का रिवीजन कर लो, इन 10 पेज का रिवीजन कर लो, अगले भले ही 5 पेज पढ़ लो आप। फिर जब आप तीसरे दिन बैठो तो ये जो 15 पेज हो गए इनको आपने रिवीजन कर लेना, भले ही 5 पेज पढ़ना। ऐसे ही करके जब करोगे तो सारी चीजें आपको लाइन टू लाइन लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, लाइन टू लाइन लर्न हो जाएगी, सब कुछ एक साथ लर्न हो जाएगा, सब कुछ एक साथ लर्न हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जब गाना याद करते हैं तो क्या हमको लाइन टू लाइन लिख लिख के प्रैक्टिस करते? नहीं, बार बार पूरा गाना सुनते हैं, बार बार पूरा गाना सुनते हैं, हमारी कानों में आवाज जाती है, हम लोगों को याद हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट आप पढ़ाई में लगाइए। हम लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में जहां से भी बाहर से नॉलेज मिलेगा हम उसको विद्यार्थी जीवन में अधिक नॉलेज एक्वायर करने के लिए लगाएंगे, उन टेक्निक्स का यूज करेंगे जो टेक्निक्स हमारी मेमोरी बढ़ाने में कारगर साबित होती हैं, हमारी मदद करती हैं। तो आप लोग भी कम से कम ये काम करिए, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं इसी क्लास में, मैंने बताया था आज चौथी क्लास है, मैं इसी क्लास में सारा कंटेंट आपको रिवाइज करवा के दूंगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होगी, आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव सारे फॉर्म में सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। बट आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आज आपने 10 घंटे पढ़ लिए, कल आप सो रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है, एक रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे पढ़ना है, उस टाइम से कटौती मत कीजिए। उसके बाद में परिणाम आपके पक्ष में आएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर आप शिद्दत से ये क्लास लेते रहेंगे, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंग 10 से 12 हज़ार रुपए लेने के बाद में भी पॉइंट टू पॉइंट नहीं बढ़ाते, अपने वीडियो को लंबा करने के चक्कर में, वीडियो की संख्या बढ़ाने के चक्कर में अनर्गल उलझुल बातें करके आपसे मोटी रकम वसूल लेते हैं। आपसे एक भी पैसा लिए बिना आपको घर बैठे ये सारा कंटेंट मिल रहा है। इतनी मेहनत करी जा रही है, इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के रखिए, आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, सभी खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जॉब ले लीजिए, अब की बार ये आखिरी बार होना चाहिए कि आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ रही है। अब तैयारी नहीं करेंगे, अब नौकरी करेंगे। तैयारी बहुत हुई, अब नौकरी की बारी है। अब तैयारी खत्म होगी, नौकरी होगी हमारी। तो अब तैयारी नहीं, नौकरी की तैयारी होगी, अब नौकरी में आपको बैठना है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, कल मिलेंगे इसी जोश, इसी जुनून और इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।